तुम्हारे हर एक तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारतीय संविधान हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मेरा माने तो भारत का संविधान एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी होने के नाते ही नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि एक जानकार नागरिक बनने के लिए भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब आपके अधिकार आपको मालूम होते हैं तो किसी को भी आपको झुकाना संभव नहीं होता है। इसलिए यह सेशन आप लोग ध्यानपूर्वक और एक अच्छे स्टूडेंट की तरह बैठ के पढ़ें, एक सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की तरह बैठ के पढ़ें, और तब यह बात समझ में आएगा। चलिए, तो आज हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और भारतीय संविधान के भागवन को पढ़ते हैं। आज हम लोग भारतीय संविधान के भागवन को कंप्लीटली पढ़ेंगे और फिर अगले वीडियो में या अगले लेक्चर के साथ हम लोग भाग 2 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। इंडियन पॉलिटी पार्ट 1, आर्टिकल 1 से 4, यानी भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक पढ़ना है, जिसमें आज हम लोग अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ेंगे। इसी के साथ हम लोग का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 स्टेट दैट इंडिया, दैट इज भारत, shall be a union of state. This article clarifies two things: one, the name of country, and the second, and the type of monarchy. यानी अनुच्छेद 1 यह स्पष्ट करता है, अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। यह अनुच्छेद दो बातों को स्पष्ट करती है, एक देश का नाम और दूसरी राज्य पद्धति का प्रकार। पहली पॉइंट को हम लोग समझते हैं। संविधान सभा में देश के नाम को लेकर काफी विचार विमर्श हुआ, काफी चर्चा हुआ। कुछ लोगों का मानना था कि भारत का पारंपरिक नाम, देश का पारंपरिक नाम भारत ही रहने दिया जाए, और कुछ लोगों का मानना था कि देश का आधुनिक नाम इंडिया रहने दिया जाए। इस पे काफी विचार विमर्श हुए। काफी विचार विमर्श के बाद यह तय किया गया कि भारत का नाम इंडिया होगा, यानी भारत जो इंडिया है, यानी इंडिया जो भारत है। इससे इस दोनों नामों को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और इंडिया यानी भारत है, इसको अनुमति दे दी गई। इस अनुच्छेद का दूसरा भाग यह कहता है कि राज्य पद्धति का प्रकार क्या होगा, यानी भारत, कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। इससे दो बातें स्पष्ट होती है। एक, भारत अमेरिका की तरह राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि भारत एक संपूर्ण राज्य है और इससे अलग होने का किसी भी राज्य को अधिकार नहीं है, बल्कि अपने प्रशासनिक सहूलियत के लिए राज्यों का बंटवारा किया गया है। दूसरा बात यह है कि यह स्पष्ट करता है कि भारतीय संघ एक विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ है, यानी भारत के राज्य विभाजित हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत कभी विभाजित नहीं हो सकता। यानी भारत एक अटल, अमर और एक महत्वपूर्ण देश है जिसे टुकड़े में बांटा नहीं जा सकता। दूसरी बात है कि अगर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में समझें तो भीमराव अंबेडकर ने कहा कि भारत यानी इंडिया, बजाय संघ के भारत राज्यों का संघ होगा, यानी यह भारत वह राज्य होगा जिसे कभी बांटा नहीं जा सकता, कभी विभाजित नहीं किया जा सकता। यह राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं है, यह एक अटल और अमर राज्य है। उनकी मतलब यह कहना था, और अटल और अमर भी है भी,
भारतीय संविधान को देखें तो लगभग आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी भारतीय संविधान हर समस्याओं का निदान करता है। हर एक समस्या जो उत्पन्न होती है उसका समाधान कहीं ना कहीं भारतीय संविधान में छुपा होता है। तो चलिए इसी के साथ अनुच्छेद 1 समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को अनुच्छेद 1 समझ में आया होगा। अब अनुच्छेद 2 की तरफ बढ़ते हैं, यानी आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है? थ्रू आर्टिकल 2 पार्लियामेंट हैज बीन गिवन दिस पावर, एक नंबर, इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू स्टेट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। आर्टिकल 2 relating to the admission and formation of those states which are not included in the Union of India, यानी वे राज्य जो भारत में शामिल नहीं हैं उन पे ही यह अनुच्छेद लागू होगा। अनुच्छेद 2 के माध्यम से संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करे या नए राज्यों का गठन करे। अनुच्छेद 2 वे राज्य जो भारत संघ में शामिल नहीं हैं उनके प्रवेश और गठन से संबंधित है। यानी किसी भी एक संप्रभु राज्य के पास यह अधिकार होता है कि वह नए राज्यों को जो उसके संघ में, जो उसके क्षेत्र में नहीं आते हैं, उसको शामिल कर सकता है विजय के द्वारा, युद्ध के द्वारा, किसी समझौते के द्वारा या कोई विभिन्न तरीके के द्वारा जो संसद उचित समझे उसके द्वारा किसी और स्टेट को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है। यह अनुच्छेद 2 स्पष्ट करता है। दूसरी बात है कि अब अनुच्छेद 2 तो यह स्पष्ट कर दिया कि नए राज्यों को भारत में मिला दीजिए, नए राज्यों का गठन कर दीजिए, ये अनुच्छेद 2 हो गया। लेकिन भारतीय राज्यों के संदर्भ में क्या बात करना है, इसके लिए अनुच्छेद 3 चर्चा करता है जो भारतीय संघ का हिस्सा है। तो अनुच्छेद 2 को आइए हम लोग देखते हैं। According to Article 3, the power of the reorganize the state has been vested in the Parliament through which the name, area and boundary of any state can be changed। यानी अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्यों का पुनर्गठन करने की शक्ति संसद में निहित की गई है। इसके माध्यम से किसी भी राज्य के नाम को, क्षेत्र को और सीमाओं को परिवर्तित किया जा सकता है। यानी भारतीय संसद अगर चाहे तो किसी भी स्टेट को, किसी भी राज्य के बाउंड्री को विभाजित कर सकती है, पुनर्गठित कर सकती है। यानी जैसे हम लोग एक उदाहरण के तहत समझते हैं, अगर सपोज डैट किसी राज्य को 2 भागों में बांटना है, जैसे आप किसी भी जो भी स्टेट ले लीजिए, तो उस स्टेट को भारतीय संसद आसानी से 2 भागों में बांट सकता है, उसका बाउंड्री चेंज कर सकता है, उसका नाम चेंज कर सकता है। यह सभी संसद आसानी से कर सकती है। एग्जाम्पल के जरिए हम लोग आगे अच्छे तरह से समझेंगे, लेकिन इसके लिए अनुच्छेद 3 की यानी राज्यों का पुनर्गठन करने की प्रक्रिया क्या है, पहले इसको जान लें, फिर हम लोग एग्जाम्पल के जरिए अनुच्छेद 3 को अच्छे तरह से समझेंगे और अनुच्छेद 2 और 3 में क्या अंतर है इसको भी हम लोग समझेंगे। देखिए, अनुच्छेद 1 का 1 नंबर पॉइंट जो इसमें निहित की गई है वो कहता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल हैज द पावर टू बी ब्रॉट इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। एक बार मैं इसे और पढ़ता हूँ। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल हैज द पावर टू बी ब्रॉट इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यानी इसका मतलब यह होता है कि राज्य पुनर्गठन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यानी जो राज्य पुनर्गठन विधेयक होगा वो या तो लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। जो उस समय की उचित सरकार हो, जिसे राज्य पुनर्गठन करना हो, जिस संसद में वो पेश करना उचित समझती है, उस संसद के सदन में वो पेश कर सकती है। यानी आप लोग को पता होगा कि भारतीय संसद के 2 सदन है, एक अपर हाउस यानी राज्यसभा, एक लोअर हाउस यानी लोकसभा। तो संसद जो सरकार है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि राज्य पुनर्गठन विधेयक जो होगा वो सरकारी बिल नहीं होगा, प्राइवेट बिल राज्य पुनर्गठन विधेयक नहीं हो सकता है। तो सरकारी बिल यानी जो सरकार जिस सदन में चाहे
उस सदन में पेश कर सकती है। इसका पॉइंट नंबर 2 कहता है, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द स्टेट रिओर्गेनाइजेशन बिल इन द पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट परमिशन विल बी मैंडेटरी एंड नेसेसरी। इसका मतलब यह होता है कि संसद में राज्य पुनर्गठन विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक एवं अनिवार्य होगी। बिना राष्ट्रपति के मंजूरी के, यानी बिना भारतीय प्रेसिडेंट के मंजूरी के, भारतीय राज्यों के पुनर्गठन संबंधित कोई भी बिल संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। यानी संसद में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति जी की मंजूरी आवश्यक होगी। इसके अगले पॉइंट पे समझते हैं, बिफोर गिविंग एसेंट टू द स्टेट रिओर्गेनाइजेशन बिल द प्रेसिडेंट फॉरवर्ड्स इट टू द कंसर्न्ड स्टेट फॉर consideration. However, the idea of the state concerned is not binding on the president and parliament. राष्ट्रपति जी को अगर के पास कोई राज्य पुनर्गठन विधेयक आता है उनके मंजूरी के लिए, तो यह प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में कि वह मंजूरी देने से पूर्व उस राज्य का विचार हेतु, जिस राज्य से वह बिल संबंधित है उसके विचार हेतु अग्रसारित करें, यानी बिल को उस राज्य में बढ़ाएं कि उस बिल के मत जाने कि वो राज्य में क्या चाहा जाता है, वो राज्य के लोग क्या कहते हैं। और राष्ट्रपति जी को एक समय भी निर्धारित राष्ट्रपति जी करते हैं। उस राज्य के विचार हेतु जब बिल को भेजा जाता है तो राष्ट्रपति जी एक समय निर्धारित करके भेजते हैं कि इस समय के अंदर आप लोगों को अपना मत या अपना विचार देना होगा। हालांकि संबंधित राज्य का विचार राष्ट्रपति और संसद पे बाध्यकारी नहीं होता है। यानी कोई राज्य अगर जिसका पुनर्गठन होना है, अगर वो कहे कि नहीं हमें पुनर्गठित नहीं किया जाए, तो यह बाध्यकारी नहीं होगा संसद पे या राष्ट्रपति पे कि उसे पुनर्गठित किया जाए या नहीं किया जाए। वह पूरे संसद पे और राष्ट्रपति जी पे निर्भर करता है कि उस राष्ट्रपति जी उस बिल को या उस राज्य को पुनर्गठित करना चाहते हैं या संसद उस राज्य को पुनर्गठित करनी चाहती है या नहीं। उन पे कोई बाध्यकारी नहीं है उस राज्य का मत, उस राज्य का विचार। यानी इसका मतलब यह हुआ कि राज्य अगर विरोध में भी रहे कि हमें 2 भागों में न बांटा जाए या हमें पुनर्गठित न किया जाए या मेरा नाम चेंज न किया जाए, तब भी उसे पुनर्गठित किया जा सकता है, उसका नाम बदला जा सकता है, उस पर कोई बाध्यकारिता नहीं है। इसीलिए भारतीय संघ को विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ कहा जाता है। यानी यहाँ राज्य तो जब चाहे जैसे चाहे विभाजित हो सकते हैं, लेकिन संघ को विभाजित कोई नहीं कर सकता है। यानी संघ चाहे वही होगा। यानी भारत विभाजित राज्यों का विभाजित संघ है। किसी भी राज्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन प्रशासनिक सहूलियत के अनुसार से चाहे संसद तो बांट सकती है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 4। इससे पहले हम लोग अनुच्छेद 2 और 3 के बीच अंतर को समझ लेते हैं, फिर अनुच्छेद 4 को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 2 यानी अनुच्छेद 2 भी राज्यों के गठन से ही संबंधित है। बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अंतर ही क्या है। अंतर है, अनुच्छेद 2 उन राज्यों से संबंधित है, अनुच्छेद 2 उन राज्यों से संबंधित है जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल की तरफ तौर माने, जैसे सिंध प्रांत एक है जो पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर हम लोग को सपोजेड सिंध प्रांत को मिलाना होगा भारत में, तो हम लोग अनुच्छेद 2 के तहत उसे भारत में शामिल करेंगे, ना कि अनुच्छेद 3 के तहत। यानी अनुच्छेद 2 उस राज्यों से संबंधित है जो भारतीय संघ में शामिल नहीं है। एक बार भारतीय संघ में शामिल हो गया, उसके बाद सरकार चाहे, देश चाहे, संसद चाहे तो उसे कितने विभागों में विभाजित करे, कितने भी पुनर्गठित करे, लेकिन उसे राज्यों में शामिल करने के लिए अनुच्छेद 1 से ही अनुच्छेद 2 का ही प्रयोग करके भारतीय संघ में शामिल करना होगा या नए राज्यों की मान्यता देनी होगी। यानी अनुच्छेद 2 पूर्णतः उन राज्यों से संबंधित है जो राज्य भारत में शामिल नहीं है। चलिए अनुच्छेद 3 को आप लोग समझिए कि अनुच्छेद 3 हुए राज्य से संबंधित है जो भारत का हिस्सा है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट के अंतर आते हैं।
यानी यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं। जैसे मतलब मान लीजिए उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सभी राज्यों हैं। अगर इन सभी राज्यों का अगर पुनर्गठन करना है, यानी इनको 2 भागों में बांटना है, 3 भागों में बांटना है, या एक ही राज्य में मिला देना है, इनका बाउंड्री चेंज कर देना है, इनका नाम चेंज कर देना है, तो इसके लिए जो भी प्रयोग किया जाएगा वह अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया जाएगा। अब चलिए अनुच्छेद 4 को देखते हैं। अनुच्छेद 4 आर्टिकल 4 declares that the formation or admission of new state under Article 2, creation of new state, change of boundary, area and names under Articles 3 shall not be considered as constitutional amendment under Article 368 of the Constitution. That is, such a law can be passed by a simple majority and simple carpentry process। यानी इसका मतलब यह हुआ, अनुच्छेद 4 यह स्पष्ट करता है कि नए राज्यों का गठन या प्रवेश करना है, यानी किसी मतलब वैसे राज्य को भारत में मिलाना है जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, तो उसके लिए अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, या वैसे राज्य जो भारतीय संघ में शामिल हैं उनका नाम बदलना है, उनका बाउंड्री बदलना है, उनको विभाजित करना है, ये सभी संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी इसे 368 के तहत संशोधित नहीं करना पड़ेगा। इसे एक सामान्य मेजोरिटी से सामान्य बहुमत के साथ पेश किया जाएगा और सामान्य बहुमत से साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा पारित कर दिया जाएगा या पारित किया जा सकता है। अब आप लोग को एक बात मैं बताता हूँ, आप लोग भागवत को पढ़ चुके हैं। कुछ भारत के ऐसे विद्रोही दल हैं जो कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। उनको ये समझ में नहीं आता है कि भारत एक अविभाजित संघ है जिसे कोई विभाजित नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 1 ही स्पष्ट करता है। तो हम लोग को संविधान पढ़ना चाहिए, अनुच्छेद 1 आगे पढ़े हो तब उनको समझ में आएगा कि भारत का टुकड़ा क्या, भारत का एक बाल विवाह का कोई नहीं कर सकता है। भारत वह संघ है, कहा जाता है ना कि जिसे ठोकरों ने चलना सिखाया हो उसे गिराना बहुत मुश्किल होता है। भारतीय संघ एक ठोकरों पे चल चल के बना है। एक भारतीय संघ मजबूत संघ है, एक पावरफुल कंट्री है, एक पावरफुल यूनियन है। चलिए इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट क्लास में नागरिकता के साथ, यानी भारतीय संविधान का भाग 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।